राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा रहे थे। हाँ? बंद कर दो बाबू गेट को वहां पे। आप में से कितने लोग ले लिए हैं बुक? कितने लोग नहीं लिया? हाथ उठाओ। ₹50 दीजिएगा, ऑफिस से मिल जाएगा। $50। चलिए अब ध्यान से समझिए। कौन बोल दिया खत्म हो गया? जाम के टाइम, जब ऑफिस के समय जाम रहता तो आप उसी समय गए होंगे। हाँ, ऑफिस में भीड़ भाड़ के समय जाइएगा लोग तो नहीं ना होता है। भीड़ भाड़ नहीं रहेगा तब जाइएगा। पूरा दोपहर में खाली रहता है। एक बार आके ले लेंगे आप लोग। इससे पहले आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिए थे। राष्ट्रपति खत्म। राष्ट्रपति का आर्टिकल बताया था, अब राष्ट्रपति की शक्तियां बतानी थी। हाँ, चलिए कुछ क्वेश्चन है? क्या चीज करना है? अरे लड़की सबका पंखा बंद कर दो जी, उधर से वहां से फैन बंद कर दो तो लड़की है। चलो अब रहने दो। अरे वहां से सब बंद कर दिए तुम। लड़का सबको कोई थोड़ी ना दिक्कत रहता है। देखिए राष्ट्रपति का हम सारा अनुच्छेद बता दिए थे। राष्ट्रपति की अब शक्तियां बतानी है। राष्ट्रपति के पास कई टाइप की शक्ति होती है। एक होती है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। जिनको ठंडी लग रही है ठंडा बर्दाश्त कीजिए, जिनको गर्मी लग रही है गर्मी लगने दो, छोड़ दो। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ने आए। कौन बोला इधर सबसे पहले चालू की थी? सभी सब पंखा बंद कीजिए, कर दीजिए सब। सब जितना बवाल रहेगा ना, दिनायक, खजुआ, चेचक, मोड़ा, सब इधर उधर आ जाएगा। हवा लाइटवा का बंद कर दिया। सुनिए ध्यान से। अब एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब कार्यकारी शक्ति। भारत में जितने काम किए जाएंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, वो सारा काम राष्ट्रपति के साइन पर ही होगा और किसी के साइन पे नहीं होगा। सारा काम किसके साइन पे होगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही किया जाएगा। राष्ट्रपति कहां कहां अपना सिग्नेचर करते फिरेगा, पगला जाएगा वहां पे। इसलिए राष्ट्रपति अपने अंडर में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कर देता है कि भाई मेरे बदले तुम काम कर देना। यूपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, जितने अधिकारी हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति। कहता है कि भाई सारा काम हम नहीं कर सकते, मेरे बदले में तुम कर देना कुछ काम। ठीक है, तो भारत में सारी कार्यकारी शक्ति किसके पास? किसी को जर्मनी भेजना है भारत का राजदूत बना के, कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, अमेरिका का कोई आदमी आएगा कहेगा कि हम भारत में राजदूत रहना चाहते हैं, कौन जबरदस्ती रह जाएगा? पता चला फर्जी आ गया है राजदूत रहने के लिए, तो किसके पास पहले जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाएगा, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे। ठीक है, हम आपको अपने देश में रहने की अनुमति देते हैं। तो जितने अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास कार्यकारी एग्जीक्यूटिव शक्ति है कि नहीं है? सभी नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारे साइन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ट्रांसफर राष्ट्रपति का। एक मंत्री को हटा देंगे राष्ट्रपति।
मंत्री क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, काम करने की शक्तियां किसके पास होती हैं? मंत्री के पास। राष्ट्रपति के पास होते हैं ना, मंत्री के पास। एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी के पास होते हैं ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत तो क्या कर सकते हैं? मंत्री को क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं, या एक मंत्री का दूसरा विभाग दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं, कार्यकारी शक्ति के बाद देखते हैं दूसरा है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। ये विधायी शक्ति क्या है भाई? विधायी शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं विधायी शक्ति के तहत, वो टेम्पोररी कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत कई सारे काम को कर सकते हैं। जैसे विधायी शक्ति में केवल वही शक्तियां आएंगी जिनके तहत कानून बनाया जाता है। जैसे एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर देंगे और एंग्लो इंडियन लोकसभा में बैठ के कानून बनाएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर देंगे, वो बैठ के कानून बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक कानून बने, लोकसभा राज्यसभा से पास हो, ये साइन नहीं करेंगे, तब तक कानून पास ही नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब इनकी कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्ति। तो कानून बनाने से रिलेटेड शक्तियों को हम क्या कहते हैं? विधायी शक्ति। कौन सी शक्तियां? तो क्या राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति? तो राष्ट्रपति के पास शक्ति की तो कोई कमी नहीं, शक्ति का भंडार है, बस उसके शक्तियों का उपयोग कोई और करता है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? राष्ट्रपति की शक्ति समझ में आ रहा है? तो कार्यकारी शक्ति में सीएजी की नियुक्ति किसमें आएगी? कार्यकारी शक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति, मंत्री को सस्पेंड कर देना, कार्यकारी शक्ति। अधिकारी को सस्पेंड करना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यकारी शक्ति। तो इनके पास शक्तियां बहुत। विधायी शक्ति भी समझ गए। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, विधायी शक्ति। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति 331 के तहत विधायी शक्ति। अच्छा, ये SC ST के लिए भी क्या कर सकते हैं? संसद में क्षेत्र को आरक्षित कर सकते हैं। ये सब किसमें आएगा? विधायी शक्ति में। किसकी विधायी शक्ति? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। दो शक्तियां समझ में आ गई। कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ आ रहा है? जितने अधिकारी और मंत्री होंगे सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देता। अब सबका नियुक्ति करते रहे राष्ट्रपति तो हाथे चढ़ जाएगा उसका। पता चला आप UPSC निकाल लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, राष्ट्रपति साइन करके देंगे आपको, पगला जाएंगे, उनके हाथे दुखा जाएगा साइन कर। तो अपने लिए एक कार्मिक विभाग बना दिए। कार्मिक विभाग वो कर्मचारियों की क्या करती है? नियुक्ति करती है। कार्मिक विभाग के मंत्री आपको साइन करें। सारा ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाएगा तो एक दिन आपको मिलवाने ले जाएगा राष्ट्रपति भवन में, एक दिन आपको डिनर पे बुलाया जाएगा। वहां पारा पारी अपन 5-5 मिनट का भाषण दीजिए ना, तो राष्ट्रपति का मन उब जाएगा। 1 घंटा अपने भाषण देके चल गया, समझ आएगा कि नहीं आएगा? पूरा कार्मिक विभाग आपको समझा देगा, भाषण वगैरह दीजिएगा। राष्ट्रपति पहले से आपको एक पत्र थमा देंगे, हाँ आप UPSC से हैं, जाइए, हो गया काम से। तो एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वास्तविक एग्जीक्यूशन किसके हाथ में रहता? किसके पास में? प्रधानमंत्री। आप घर में भी देखेंगे ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर पापा के पास रहता है, लेकिन लास्टली वो किसके पास चला है? हाँ, मम्मी का। मम्मी का बात काटा, बाप रे बाप। अब मम्मी का अगर बात काट दिए ना तो मम्मी उठाएंगी 25 साल पुराना बात। अब कम से कम 25 साल पहले से चालू करेंगे, शुरू से यह होते रहा है, आज तक हमारा कोई बात ना माना जाता। 25-30 साल पुराना बात लेके चलाते। हाँ, गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे, और गुस्सियाले रहेंगी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग क्या ऐसा होता है? हाँ, सबकी मम्मी एक जैसी आगे बढ़ जाते, पापा बेचारे चुपचाप लगा जाता है, अरे कौन जाएगा उधर ठीक है भाई, रेडी, तुम ही मान लो, सही, बाहर चल जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो 2 शक्तियां आप लोग को समझ में आ गई। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किसके तहत आएगी? हाँ, एंग्लो इंडियन विधायी शक्ति। अच्छा, अधिकारी, कार्यकारी,
एंग्लो इंडियन के लिए 331, लोकसभा में SC ST के लिए 332। ये सब किस में आ गई? विधायी शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति के पास पैसे से भी रिलेटेड शक्ति रहती है, वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति। ऐसे लिखाएगा वित्तीय, दोनों लिख देते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो लगे। वित्तीय शक्ति, फिनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर भी राष्ट्रपति के पास बहुत होता है। देखिए, राज्य का जो भी बजट होता है, अभी निर्मला सीतारमण ने बजट को क्या किया? प्रस्तुत किया। राज्य का जितना बजट होता है वो प्रस्तुत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। बजट दूसरा कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति उसे डिप्यूट न करे कि मेरे बदले तुम प्रस्तुत कर दो। समझ में आ गया? अमूमन बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। लेकिन वित्त मंत्री बीमार रहेंगे तो कौन और मंत्री कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक समय था रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बजट पढ़ दिए थे। उस समय वित्त मंत्री बीमार चल रहे थे। कौन थे? अरुण जेटली थे क्या? बहुत पहले की बात। अरुण जेटली बीमार चल रहे थे तो बदले में कौन पढ़ दिया? पीयूष गोयल पढ़ दिया। अच्छा, बजट पढ़ने में कौन चीज आता है? सब लिखल आता है, खड़ा होकर पढ़ दीजिए, खत्म कहानी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बजट जब भी लाइएगा तो एक आदमी कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा खराब है, कोई ये है वो है, दुनिया में साहब। तो बताइए, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है? बजट कौन प्रस्तुत कर सकता है? लेकिन खुद करता है। अच्छा, जितने भी भारत का पैसा है, आकस्मिक निधि हो या संचित निधि हो, बिना राष्ट्रपति के साइन पैसा नहीं निकलेगा। बजट पास कर दिए ना कि हमको सेना को देंगे हम 4 लाख करोड़, बिहार को देंगे 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ में पूरा बिहार को जीना होता है। राज्य चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। कितने कर्मचारी हैं उन्हीं से देख लीजिए ना, 40-40 हजार रुपये सैलरी के हिसाब से देखिएगा कितना हो जाएगा। सरकार का सैलरी में इतना पैसा खत्म हो जाता है कि जिसका कोई हद नहीं। सरकार की सैलरी में हो जाता है, फिर कभी कोई आपदा वगैरह चला जाता है। बजट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तक अच्छा बजट प्रस्तुत कर दिए कि बिहार को 2.5 लाख करोड़ देना है और राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब पैसे नहीं निकलेगा। कहीं भूकंप आ गया, आकस्मिक निधि में पैसा चाहिए तो कौन निकालेगा? राष्ट्रपति। तो आकस्मिक निधि किसके पास? राष्ट्रपति। संचित निधि राष्ट्र। बजट बनाएगा राष्ट्रपति देता है। किसी को दिक्कत? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति। वित्त आयोग क्या करता है? नहीं, बजट की चर्चा हम आपको कर देंगे अनुच्छेद 112 में, वहां डिटेल से बताएंगे अंतरिम बजट क्या होता है, आम बजट क्या हो जाता है, कैसे कैसे बजट बनता है। बहुत पूरा डिपार्टमेंट अपना अपना हिसाब देता है। पूरा डिपार्टमेंट किसका क्या बजट है, कोई एक विभाग नहीं है। और उसको पढ़ने का काम कौन कर देता है? वित्त मंत्रालय। हर एक विभाग में वित्त मंत्रालय का एक आदमी रहता है। सड़क विभाग भी है ना, तो उसमें भी एक वित्त मंत्रालय का आदमी है। जैसे पूरा खुश हो जाएंगे, एक बहुत बढ़िया पुल बनने वाला है, ये है वो, वित्त विभाग वाला कहेगा पैसा नहीं है, रंद सड़क बनाएंगे आप। हाँ अच्छा जी, बजट पे वीडियो बनाना था, अभी तक नहीं बनाए? हाँ बना देते हैं, रुकिए। चलिए आज बना देते हैं बजट पे। वित्तीय शक्ति समझ में आ गया कि नहीं? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग बहुत बड़ा पद होता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में चर्चा, इस सब के बारे में हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। अभी राष्ट्रपति के पास है, हल्का हल्का चमका के निकल जाते हैं तनी तनी सबको। वित्त आयोग वगैरह तनी तनी आप क्या कर दीजिए, देख लीजिए, ताकि आगे आपको समझ में आएगा। किसी को कोई नहीं दिक्कत नहीं ना है? वित्त आयोग का काम होता है, जैसे बिहार सरकार टैक्स दिया और उसको आप पैसे नहीं दीजिएगा, नहीं कहते लोग कि डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार है, कितनों इंजन की सरकार है, कोई पैसा नहीं रोक सकता है। अंबेडकर साहब का संविधान है, राज्य जितना टैक्स वसूल के दिए हैं उसका 43% उनको लौटा देना होता है। चाहे आपकी डबल इंजन की सरकार रहे, चाहे ट्रिपल इंजन की रहे, चाहे टूटहा इंजन रहे, चाहे बिना इंजन रहे, राज्य जितना टैक्स वसूल के देगा उसका 43% उस राज्य को लौटा दिया जाएगा। इसलिए कोई उनसे पैसा छीन नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों ही राज्य यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों में अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो केंद्र सरकार क्या करता है ना, क्योंकि उसके पास भी अपना पैसा है तो आपको ज्यादा दे देगा।
आपके यहाँ एयरपोर्ट डाल देगा, आपके यहाँ रेलवे दूगो यूनिवर्सिटी डाल देगा, दूगो एम्स डाल देगा, दुनिया भर का जोग दे लो। तो डबल इंजन की सरकार से यही फायदा होता है। लेकिन कोई इंजन मत नोच के लेके चल जाए, इसलिए संविधान में बनाया गया है वित्त आयोग, और कहा गया कि कैसो गठबंधन की सरकार रहे कुछ भी रहे, राज्य ने जितना टैक्स दिया है उसका 43% कम से कम उसको मिलना ही चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार का मन जितना पैसा दे दे। समझ में आ गया कि नहीं? अब बिहार वगैरह राज्य को, पूर्वोत्तर राज्य को कोई ध्यान से नहीं देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार को तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बिहार को देखने नहीं चाहते हैं लोग, नहीं, अजीब टाइप का रहता है, सौतेलापन व्यवहार बिहार और नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ हमेशा एक सड़क बन रहा है हाजीपुर से छपरा, 12 साल हो गया, 70 किलोमीटर सड़क 12 साल में बन रहा है, और अभी ना वो 4 साल और लगेगा उसको बनने में। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, मंत्री कुछ भी करे, आप वोट डालेंगे अपन जात देख के, तो काहे काम करेगा? अगर कोई बहुत अच्छा आदमी आता है, वो बिहार की बाढ़ की समस्या को दूर कर देता है, केंद्र सरकार से लड़ झड़ के बजट लाता है, किसी सरकार की किसी विभाग का बजट कोई कटौती करता है, महिला बाल विकास से कुछ काट लिया, थोड़ा सा शिक्षा से, किसी चीज से कुछ कटौती किया, और उससे आपको बाढ़ की समस्या को दूर कर दिया। उम्मीद क्या करेगा वो कि अगली बार वो नेता अगर वोट मांगने जाए तो उस बाढ़ ग्रसित पूरा जिला उसको वोट दे? नहीं देगा। उसका या तो पैसा पे बिकेगा, या तो जिस जाति का है उसी जात का हो, वो बाढ़ में डूबल रहे, मर जाए, लेकिन जात को ही वोट देगा। तो काहे कोई काम करेगा? केवल आप नेताओं को देखते हैं, अपना भी तो एक बार देखिए, काम करके क्या मिलेगा उसको। ये बात तो नेता अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ सारा खेल किस चीज का है? जाति का है। इसलिए अपन हर जाति का एक गो नेता, हर पार्टी में देखिएगा ना, हर जात का एक गो ना चेहरा रखे रहता है सब, हर जात का, हाँ फलाना आदमी है, इनका आदमी, यही सब तो होता है। इसलिए जितना जाति यहाँ व्यवस्था है ना, उतना बिहार मतलब देश के अन्य राज्यों में जाति उतना नहीं है। धार्मिक मामले हैं, लेकिन जैसे धार्मिक मामला बिहार में आता है तो जातिगत मामला हो जाता है। बाहर में कौन सा मामला है? धार्मिक मामला, समझ में आ गए? और बिहार में आते हैं जाति। तनी चल जाए लोग, नेता लोग तनी केरल चाहे तमिलनाडु में साइड कर दे, निकल यहाँ से, वहां तमिलनाडु केरल ये सब जगह में निकले यहाँ से, जाति उती बात करता है यहाँ से। एजुकेशन, इसलिए नेता अपना मुंह जला चुके हैं। वो लोग एजुकेशन को बढ़ावा दे दिए साउथ इंडिया में, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे दिए साउथ इंडिया में, नेताओं को वहां कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए सोचता है एक दूगो राज्य बचल है यूपी बिहार, इसको कैसे भी उलझा के रखो। सब चीज की अपनी भलाई है यार। जातिगत जनगणना, जाति है तो जातिगत जनगणना है, जाति है तो आरक्षण है, जाति है तो सब कुछ है। एगो लता जी का गाना आया था, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम, इस गम को मार डालो। समझ में आ गया कि नहीं? जाति लिखने का देता है, नाम लिखो ना, अगवा टाइटल का लिखता है। जिसका जो नाम है, सुरेश रमेश जो कुछ रख के आगे बढ़ो, वो क्या अगवा लगाएगा लोग। समझ में आ गया कि नहीं? जहां फायदा होगा वहां तान के चलेंगे, हमरा हाई जाती है, और जहां आरक्षण से घाटा हो जाएगा, हमरा तो लूट लिया। अरे भाई ऐसा थोड़ा होगा, मीठा मीठा हाँ हाँ तीता तीता ना, ऐसा नहीं ना होगा। कहीं फायदा कहीं घाटा होता है। आरक्षण सही गलत, जाति है, किसी भी पेड़ का अगर जड़ छोड़ दीजिएगा फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पौधा नहीं निकलेगा। जाति है तो आरक्षण की बात आएगी, जाति है तो जातिगत जनगणना होगी। अच्छा, धार्मिक जनगणना हुई है कि नहीं हुई है? देश में हुआ है धार्मिक जनगणना? नहीं हुआ है? कितने हिंदू कितने मुस्लिम कितने ये हुआ है कि नहीं हुआ? तो जैसे धार्मिक जनगणना है वैसे जातिगत जनगणना है। अगर इस हिसाब से रोकना चाहिए तो पहले तो धार्मिक पे रोकना, ऐसा प्रभाव पड़े, इसका सब सारा फायदा पड़ेगा नेता सबको। जातिगत जनगणना से किस एरिया में कौन जात का है, उस जात का उस एरिया में चुनाव का टिकट दिया जाएगा। अगर किसी जात का आदमी उधर ज्यादा है तो उसी जात का कैंडिडेट उठेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद सोचेंगे बिहार को नासा का स्पेस सेंटर बना दिया जाए। वोट डालने के समय जाति देखेगा, काम करने के समय सोचेगा कि बाप रे बाप, मर्सिडीज का यहीं पे एजेंसी खुल जाए। आगे बढ़े। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन सी बोलता? 500 करोड़। इमरजेंसी में कितना पैसा होता है? 500 करोड़। बजट किसके अंडर में आता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो किससे कराते हैं? हाँ, वित्त मंत्री से कराते हैं। किससे कराते हैं?
वित्त मंत्री से कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 4 होगा। चलिए 4 लिखना चाहिए था यहाँ। चलिए देखिए, अन्य शक्तियां में भी देखते हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? अध्यक्ष। राष्ट्रपति जो होता है वो किसका अध्यक्ष होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होने के नाते किसी भी देश से युद्ध की घोषणा कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति साइन न करे, सेना युद्ध नहीं लड़ेगी। पूरी सेना किसके अंडर में? राष्ट्रपति के अंडर में आता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके अंडर में? प्रधानमंत्री के हाथ में। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। किसी देश से संधि करना है तो प्रधानमंत्री साइन करके आ जाएंगे, हाँ, राष्ट्रपति। और किसी देश से युद्ध लड़ना है तो प्रधानमंत्री का साइन, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सीडीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति। किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसी भी देश से समझौता, संधि, मित्रता, दोस्ती सब कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति की शक्तियों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आगे बढ़े और भी राष्ट्रपति की शक्ति देखते हैं। 5वां शक्ति, राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति है? वीटो पावर। वीटो पावर मतलब निषेधात्मक शक्ति। निषेधात्मक शक्ति, वीटो पावर। यह है आपका निलंबकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये वीटो क्या होता है? चलिए समझते हैं हम लोग। वीटो का मतलब होता है रोक देना, निषेध। वीटो का मतलब क्या होता है? निषेध, निषेधात्मक शक्ति या फिर वीटो पावर। निषेधात्मक शक्ति या फिर वीटो पावर। निषेधात्मक शक्ति या वीटो पावर। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? निषेधात्मक शक्ति या फिर वीटो पावर। इस शक्ति के तहत क्या है कि जब कभी भी संसद किसी प्रस्ताव को पास करके भेजती है, किसके पास? राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस प्रस्ताव को रोक सकता है। जब आप किसी चीज को रोक देते हैं और फिर आपके ऊपर कोई आदमी नहीं बचता है पावरफुल, तो उसे कहा जाता है वीटो। तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। जब कभी कोई विधेयक पास करके आता है तो हो सके तो राष्ट्रपति उसे हमेशा के लिए रद्द कर दे, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। क्या कहें? अत्यंतकारी वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति के पास आया कि साइन कर दीजिए। राष्ट्रपति कहा कि क्या विधेयक लेके आया है तुम लोग, रद्द कर दिया, डिसमिस। उसे क्या कहेंगे? अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो। लेकिन इससे हो गया बवाल। अमूमन राष्ट्रपति, देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, अब राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल, तो साथे चुनाते सब साथे जाते से तब ना ये आगे पीछे हो जाता है। जैसे अभी देखिए 2024 में इलेक्शन है, 2024 में क्या है? इलेक्शन। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन 2022 में, तो ये राष्ट्रपति जाएंगे 2027 तक, और 24 में कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता था पहले कि राष्ट्रपति दूसरी पार्टी ने नियुक्त किया है और सरकार बदली तो दूसरा पार्टी आ गया, क्योंकि ये सरकार तो 2024 तक चलेगी, 2024 के बाद फिर से इलेक्शन होगा। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन 2027 में, तो मान के चलिए कि 2024 में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके लिए जो राष्ट्रपति रहेगा ना, पिछले गवर्नमेंट वाला रहेगा, पासे नहीं करेगा, कोनो विधेयक आएगा रद्द कर देगा, अत्यंतकारी भी तो रद्द कर देगा, रद्द कर देगा। तो इसे 42वां संशोधन द्वारा उससे यह शक्ति छीन ली गई। राष्ट्रपति अब अत्यंतकारी वीटो को यूज नहीं कर सकता, अत्यंतकारी वीटो का यूज नहीं कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्या अब राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक आता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, ये सस्पेंड कर देता है। अगर कोई विधेयक पास करके आया कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया,
राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति का देगा देखिए ये जो विधेयक आप लाए हैं ये सही नहीं है, एक बार इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। क्या कर लिए? पुनर्विचार। तो विधेयक वापस आएगा लोकसभा में और राज्यसभा, उस पर पुनर्विचार होगा। अगर उसमें कुछ संशोधन करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज में अगर लोकसभा और राज्यसभा चाहेगी कुछ भी संशोधन न करे तो वो कुछ भी संशोधन नहीं करेगा, वैसे ही भेज देगा। अब दोबारा आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना मजबूरी है, दोबारा आ गया तो साइन करना मजबूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो अत्यंतकारी वीटो में खत्म, लेकिन निलंबकारी में आएगा, लौट कर आएगा। एब्सोल्यूट वीटो खत्म कर देगा, एब्सोल्यूट वीटो खत्म। क्या? लेकिन एब्सोल्यूट वीटो पे ही एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया गया, नहीं समझा? ये पूरा खत्म कर रहा था तो इसी को खत्म कर दिया गया। क्या अभी निलंबकारी वीटो है? ऐसा है, निलंबकारी वीटो है लेकिन अत्यंतकारी वीटो नहीं। आगे बढ़े, अगला वीटो, ये हम लोग के देश में 3 ही वीटो है, जबकि अमेरिका में 4 वीटो है। अमेरिका में क्या वीटो? 4 वीटो आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है क्वालिफाइड वीटो। क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि अगर संसद ने, या हम लोग का निलंबकारी है ना, अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं ना, तो जैसे 50% वोट से पास किया गया था, अगर एक बार लौटा दिए तो अगली बार 66% वोट से पास करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसा अगर 50% से पहली बार में पास करके भेजा, पुनर्विचार करने के लिए गया, दोबारा भी सेम वोट से क्या कर सकता है? भेज सकता है। लेकिन अमेरिका में तब क्या लग जाएगा? क्वालिफाइड वीटो। अब उसको ज्यादा नंबर से क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अमेरिका का संविधान हम लोग थोड़े पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को ना मास्टर बनना है कि अमेरिका का संविधान पढ़ोगे? लोग ऐसे पढ़ो, लोग समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग को ज्यादा मेहनत करना रहता। टीचर को तो अपने सब्जेक्ट पे, आप लोग को सारा सब्जेक्ट पे, इधर चक्कर पकड़ अलग से। समझ में आ कि नहीं गया? आगे बढ़े, चौथा वीटो आता है जेबी वीटो। जेबी वीटो जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब राष्ट्रपति गुस्सा जाता है तो उसे कहते हैं जेबी वीटो। जैसे लोग संसद से विधेयक पास करके आया तो इसको साइन कर देना चाहिए, या तो लौटाना चाहिए, तो ना साइन करेगा ना लौटेबे करेगा, गुस्सा आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़की से एकदम खुश है, इसका तो हम लोग उपयोग करते ही हैं, करते आ रहे हैं इसका उपयोग। आगे बढ़े, तो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को ना साइन करे और ना ही उसे लौटाए, ना साइन करे ना उसे लौटाए, अपने टेबले पे छोड़ दे, तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, अगर राष्ट्रपति नहीं लौटाया है तो आप वापस नहीं ले जा सकते, और साइन नहीं किया है तो जबरदस्ती, संविधान में कहीं टाइम लिमिटेशन नहीं है, कहेगा हाँ जाओ बाद में साइन करेंगे, अभी नहीं, बाद में आना। क्या कहेगा? बाद में आना। किसी को दिक्कत? क्या कह देगा? बाद में आना। आगे बढ़ जाए, हाँ? दूसरा लेटर, जब तक एक विधेयक साइन होके या तो रद्द होके ना आए या तो लौट के ना आए, आप उसी विधेयक को पास कैसे कर सकते हैं? नहीं आ सकता है। राष्ट्रपति के पास ये ऐसा, इसीलिए हर प्रधानमंत्री चाहता है कि राष्ट्रपति उसके मन में राबित हो। पता चला मोदी जी इधर से पास करके भेजे 370, उधर से 370 वो अटका दिया। समझ में आ गया कि नहीं? चिल्लाते रह जाइए आप वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर मोदी जी बोलते हैं कि हम समान सिविल संहिता, उधर अटका दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति अपने पसंद का रखना जरूरी होता है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसा काम नहीं करता। आगे बढ़े, हाँ, जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है। ज्ञानी जैल सिंह के पास गया था डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक को ज्ञानी जैल सिंह ने साइन ही नहीं किया और वहीं छोड़ दिया। और उसके ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया भर के राष्ट्रपति आए, कोई ने साइन नहीं किया यार। और ज्ञानी जैल सिंह दुनिया से भी जा चुके हैं, अभी भी डाक संशोधन विधेयक अटका ही हुआ है, लैप्स कर गया, खत्म। अब डाक का जरूरत कहाँ है? ज्ञानी जैल सिंह। आगे बढ़ जा, तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति थी?
वीटो या निषेधात्मक शक्ति, वीटो या निषेधात्मक शक्ति। आगे बढ़े। कार्यकारी शक्ति में क्या करता है? अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विधायिका समझ में आई गया? वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, निषेधात्मक शक्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शक्ति समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, लोग शक्ति में कुछ अन्य शक्तियों में देखते हैं, जिसमें आता है अध्यादेश की शक्ति। कौन सी शक्ति? अध्यादेश की शक्ति। बोलो बाबू। अध्यादेश, हाँ बोलिए। हाँ, हर देश का अलग अलग होता है। अमेरिका में 4 साल पे चुनाव हो जाता है। हम लोग क्या ठीक हुआ, हम लोग क्या 4 साल नहीं होता, तो हर साल चुनाव प्रचार करते रहता सर। चीन में चुनाव नहीं होता है, चीन में चुनाव नहीं होता है, एक बार नहीं होता है। एक ही पार्टी है, पार्टी जिसका मन करेगा उसको चुन देगी। रूस में तो अब होने लगा है, लेकिन जब तक पुतिन है तब तक कुछ नहीं होगा। बोलो। महाभियोग की प्रक्रिया किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए नहीं लाया जाता है, बल्कि एक तरह का दंडात्मक क्रिया है। लेकिन वह दंड देने, भारत में दंड देने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन महाभियोग द्वारा दंड कौन दे देता है? संसद। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक या अर्ध दंडात्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिए। अध्यादेश को हम लोग क्या कहते हैं भाई? अध्यादेश शक्ति हम लोग ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश। देखिए, संसद का ही काम है कानून बनाना, दूसरा कोई देश में कानून नहीं बना सकता। कानून जब भी बनेगा कौन बनाएगा? संसद। क्या हो गया? बेहोश हो गया? अरे कोई बात नहीं, उठ जाएगा। इधर देखो, लड़का है ना, सही हो जाएगा, लड़का है तू। सही हो गया? हाँ, ठीक हो गया। चलिए, सही हो जाता है सब। उसको धो के जोड़ देता है, से उठ जाता है। इधर समझिए अब मेरी ओर। अध्यादेश शक्ति या ऑर्डिनेंस शक्ति कहता है, भारत में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। किसको है? केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार, दूसरा कोई कानून नहीं बना। लेकिन विडंबना देखिए कि संसद 365 दिन काम नहीं करती है। साल में कितनी बार काम करेगी? 2 बार, 3 बार। साल में कितनी बार? 3 बार संसद काम कर सकती है, इसके ज्यादा नहीं। अभी संसद जो बैठी है बजट सत्र में, अभी किस में बैठी है? बजट सत्र। बजट सत्र फरवरी में बुलाया जाता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीना से ज्यादा संसद नहीं बैठती है, तो बजट सत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद सारे नेता को घर भेज दिया था, जाओ 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 अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करो, जाओ जाओ जाओ, बियाह में जाके खाना वाना खाओ। तो नेता सब यही ना करता है, सब बियाह में जाएगा, खाना खाने आ जाएगा वहां पे, अब बगल में लोग बैठ के फोटो खिंचवाएगा। हाँ, तो पैसा भी देता है 500, आशीर्वाद देके चल जाता है सब। चलिए अब समझिए, तो संसद के 3 सत्र, एक बजट सत्र, एगो 1 महीना के लिए होता है, जुलाई में, आधा जुलाई में चालू होगा, आधा अगस्त में खत्म होगा, जिसे कहेंगे मानसून सत्र। जुलाई में बैठेगा मानसून सत्र, नवंबर में बैठेगा शीतकालीन सत्र, नवंबर में शीतकालीन सत्र। कितने सत्र? 3। कितने सत्र? 3 सत्र। कितने सत्र? कौन कौन 3 सत्र? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अच्छा, अगर इन सत्र के अलावे अगर कभी इमरजेंसी में कानून बनाना पड़ गया तब क्या होगा? जैसे कोरोना वोरोना कानून आ जाएगा, बहुत झमेला हो गया। इमरजेंसी में अगर कुछ भी हो गया तब, तो अगर देश में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है
तो उस कंडीशन में कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति। उसी कानून को हम कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 महीने हो सकती, 6 महीना से ज्यादा अध्यादेश नहीं रह सकता है। अगर 6 महीना से ज्यादा अध्यादेश चला तो वो अध्यादेश की वैल्यू खत्म। तो इमरजेंसी में कानून कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। इमरजेंसी में बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश। जैसे 2020 में लगा था कोरोना, राष्ट्रपति अचानक से जून में आते हैं, वो अध्यादेश जारी कर देते हैं, कृषि संशोधन विधेयक। किसान कहा सब कि अध्यादेश आप केवल इमरजेंसी वाले मुद्दे पे जारी कर सकते। हम किसानों से आपका क्या इमरजेंसी है भाई कि जो आप कानून पास कर रहे हैं? तो राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं नहीं, हमको इमरजेंसी लगा, हम किए, हम आपसे पूछ के थोड़ी इमरजेंसी डिसाइड करेंगे। किसानों ने कहा ठीक है, 6 महीना से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, किसान टेंशन फ्री था। लेकिन अगर 6 महीना के अंदर सेम टू सेम उसी अध्यादेश को संसद लोकसभा में रख के पास करा दे और राज्यसभा में रख के पास करा दे तो हमेशा के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है? हमेशा के लिए। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको था? संसद। तो 6 महीना के अंदर कर दिया तो हमेशा के लिए हो गया। यही हो गया 2020 में आनन फानन में राष्ट्रपति ने क्या जारी कर दिया? अध्यादेश, कृषि संशोधन विधेयक पर। किसानों को लगा है 6 महीना में खत्म हो जाएगा, तब तक सरकार बैठ गई संसद, और संसद ने उसे लोकसभा राज्यसभा से पास करा दे। किसान भड़क गया, सब कहा सही हमसे बिना पूछे आप ये विधेयक लेके चला है, आप क्या समझते हैं हम लोग को? बैठ गया सब गाजीपुर बॉर्डर, बैठ गया सब दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे बैठ गया सब। आइए पूरा 1.5 साल तक किसान रहा सब वहां से। समझ में गया? जिन लोगों को लगता है कि गांधी क्या किए थे वो ये बताइए ना, किसान क्या किया था? मोदी जी को अपने पैर से पीछे खींच देना मतलब समझ रहे हैं? बवाल कर देना, समझिए पृथ्वी हिलाने बराबर अकेले हो। नरेंद्र मोदी किसी से पीछे नहीं हटते, किसान बैठ के हिला दिया आपने। तो आप गांधी जी को नहीं देखे थे और बार बार सवाल उठाते हैं ना, हिंसा से क्या होगा, हिंसा से क्या होगा, क्या होगा नरम दल से, देख लिए ना? हाँ, क्या मारधार से हटे थे क्या आप लोग? मारधार किए रहते, उठा के दिल्ली पुलिस शांत कर देती है आप लोग को। कोई लड़े, प्रशासन से लड़ पाइएगा? लास्टली मार देगा परमाणु बम। अरे आप किस प्रशासन से लड़ने जा रहे हैं जिसके पास परमाणु बम रखा हुआ है, मिसाइल रखा हुआ है? कितना लड़िएगा उससे? लेकिन किसान बैठ गया सब अहिंसा पे। बहुत बड़ा पावर है अहिंसा में। रीजन क्या है कि अहिंसा में आपको कोई मार नहीं सकता है, और अहिंसात्मक रूप से बैठे आपको कोई मारेगा तो खुद वही बदनाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं गया? तो बताइए ध्यान से, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने महीना? 6 महीना बाद ये क्या हो जाता है? समाप्त। अगर इसे परमानेंटली बनाना है तो क्या करना होगा? संसद से पास कराना होगा, संसद से पास कराना। तो राष्ट्रपति के पास क्या अध्यादेश शक्ति है कि नहीं? अध्यादेश शक्ति है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने ही क्या सोच के रखा गया होगा? कोई ना कोई सत्र आ जाए। सत्र तो वैसे भी आ सकता था बिना 3 महीना से पहले, क्योंकि पहला सत्र जो होता है फरवरी से लेके मई तक, दूसरा होता है जुलाई और अगस्त, ये मानसून सत्र होता है, तीसरा होता है नवंबर दिसंबर, इसको आगे पढ़ाएंगे तो लिखवा देंगे, ये शीतकालीन सत्र हो गया। तो इसमें 6 महीना कहाँ गए? 2 महीना का दिख ही रहा। राज्यसभा का चुनाव, ये बजट सत्र है, ये मानसून, आइए शीतकालीन, कौन सा सत्र है ये? शीतकालीन। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? शीतकालीन सत्र हो गया। नियम यह कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी एक सत्र को नहीं भी बुलाएंगे तो चलेगा, किसी एक सत्र को नहीं भी बुलाएंगे तो चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति को यह ध्यान रखना होगा कि संसद के किसी भी 2 सदन के बीच में, संसद के किसी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो, 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो।
इसीलिए उस 6 महीने के गैप, अधिकतम गैप हम कितना दे रहे हैं, 6 महीने, और उसी 6 महीने के बीच में अगर कानून की जरूरत हो गई तब राष्ट्रपति। अब समझ में आ गया संविधान कितना सोच समझ के लिखा है, पूरा वायरिंग किया एकदम बढ़िया से। जिनको अधिकतम 6 महीना दिया तो 6 महीने इनको भी पावर दे दिया है। आपका कानून कितने दिन वैलिड रहेगा, 6। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून अगर वाकई में अच्छा होगा तो संसद बैठेगी और संसद उसे लोकसभा राज्यसभा से पास कर दे। तो संसद के किन्हीं 2 सदनों में अधिकतम गैप कितना गैप, 6 महीने से ज्यादा नहीं गैप। कितने सत्र, 3। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, मानसून सत्र, उसके बाद सबसे छोटा होता है शीतकालीन। अध्यादेश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अधिकतम अवधि कितनी होती है? अच्छा, एक बात बताइए, मान के चलिए कि कोई अध्यादेश जून में आ गया। कब आ गया? जून में। तो अगले ही साल उसको एक ठो सत्र मिल जाएगा। जून में अगर अध्यादेश जारी किया गया है, आप खुद सोच के देखिए, अगर अध्यादेश कब जारी किया गया है? जून में। तो उसको 6 महीने इंतजार थोड़ी करना है, यह तो अधिकतम है 6 महीना। 1 महीना बाद जस्ट जुलाई में, जून में अगर अध्यादेश है तो जस्ट 1 महीना बाद जुलाई में उसे मानसून सत्र मिल जाएगा। तो क्या जब सत्र बैठ जा रही है तो उसे 6 महीना देना बेवकूफी है कि नहीं है? भाई, जिसको बनाना था कानून वो आ गया है, अब काहे को हम इंतजार करें? तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के बनाए गए कानून अर्थात अध्यादेश अधिकतम 6 महीना ही वैलिड रहेगा। लेकिन इन 6 महीना के बीच यदि कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है तो प्रारंभ होने के दिन से महज 42 दिन दिया जाएगा उसे। कितना दिन दिया जाएगा? 42 दिन। कितना दिन? तब 6 महीना नहीं, 6 सप्ताह। अगर सत्र आ गया तो 6 सप्ताह, 7 छक 42, तब कितना दिन दिया जाएगा? तब 6 महीना देगा, क्योंकि जिसको बनाना था वो आ गया। अब काय को राष्ट्रपति को दिया जाए? संविधान समझ में आ रहा है कितना बेहतरीन है? अगर सत्र नहीं है तो 6 महीना, क्योंकि अधिकतम सत्र की गैप कितना होता है? 6। लेकिन अगर अध्यादेश जारी किए, अमूमन अध्यादेश 6 महीना गैप नहीं होता है, वो इमरजेंसी में 6 महीना गैप हो सकता है 2 सत्रों के बीच। लेकिन यदि सत्र अध्यादेश जारी करने के बाद, जैसे अध्यादेश जारी किया तो कितने महीने अवधि रहेगी? 6 महीने। लेकिन 20 दिन के बाद, कितने दिन बाद? 20 दिन के बाद कोई सत्र आ गया तो पिछवा का 20 दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सत्र नहीं था, वो तो 6 महीना वाले में काउंट हुआ होगा। जिस दिन सत्र प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होने से कितना दिन? 42 दिन। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। तो सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह और सत्र नहीं है तो 6 महीने राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैलिडिटी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर पूछेगा राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि, आज सत्र चालू हो गया तो 42 दिन, याद रहेगा? अरे सत्र प्रारंभ हो गया तब 42 दिन, सत्र प्रारंभ नहीं है तो। राष्ट्रपति साल में कितने अध्यादेश जारी कर सकते? जितना मन उतना जारी कर। अपना अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, कहेगा अरे गलती से पास कर दे, ला इधर कानून रद्द कर, फाड़ के फेंक दे, खत्म कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति अध्यादेश अपने मन से लाते होंगे कि प्रधानमंत्री कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति फुल फॉर्म में कब आता है? इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में संसद काम ही नहीं करता है। सारा संविधान का पौरवा उठा के किसको दे दिया? राष्ट्रपति। उस समय प्रधानमंत्रियों को नहीं सुनता है, निकले इधर साइड से, सब कुछ हम। समझ में आ गया? इमरजेंसी में देश मतलब आपका मूल अधिकार भाग 3 खत्म हो जाता है। इमरजेंसी में आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा मूल अधिकार मार के मुंह हाथ फोड़ देगा सब आपका। 20-21 में बस जाने भर तो ना लेता आपका, बस जान बचाने भर छोड़ देता है, बाकी मार के टकला वकला सब फोड़ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे हम लोग कल समझेंगे, ठीक है?